नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक चुनाव की कीमत क्या होती है? आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां अरबों डॉलर दांव पर लगे होते हैं, लेकिन सारा खेल अक्सर पर्दे के पीछे होता है। हम भारत की राजनैतिक फंडिंग की इस पेचीदा और अक्सर गुप्त दुनिया की परतों को खोलेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पैसा बोलता है, पर वो क्या कहता है ये हमेशा साफ नहीं होता। 5 अरब डॉलर। जी हाँ, 5 अरब डॉलर। ये एक ऐसी रकम है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, पर यही भारतीय राजनीति में पैसे की असल ताकत को दिखाता है। ये जो चौंकाने वाली रकम है, ये 2014 के आम चुनावों पर खर्च हुई थी। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी भारत में पॉलिटिकल फंडिंग इतनी धुंधली क्यों है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए जरा इतिहास में झांककर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे। अच्छा, कई लोगों को लगता होगा कि ये तो कोई नई बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, 1964 में ही, मतलब आज से दशकों पहले, संथानम कमेटी ने पॉलिटिकल फंडिंग और काले धन के इस खतरनाक गठजोड़ की तरफ इशारा कर दिया था। ये दशकों पुरानी एक बहुत गहरी समस्या है। और फिर आया साल 1969। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने, आप कह सकते हैं कि, खेल के नियम ही बदल दिए। इंदिरा गांधी की सरकार ने कॉरपोरेट डोनेशंस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। देखिए, इरादा तो अच्छा था, राजनीति पर बिजनेस के असर को कम करना। लेकिन हुआ क्या? इसका एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसने ब्लैक मनी के लिए एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी बना दी। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। 1969 के बैन ने सारी फंडिंग को अंडरग्राउंड कर दिया। फिर 1975 में एक कानूनी लूपहोल ने पार्टियों को बेहिसाब खर्च करने की आज़ादी दे दी। और जब 1985 में कॉरपोरेट डोनेशंस को फिर से लीगल किया गया, तब तक ये जो अपारदर्शी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट फंडिंग का सिस्टम था ना, वो इतना मजबूत हो चुका था कि उसे बदलना लगभग नामुमकिन था। इसी को कहते हैं करप्ट इक्विलिब्रियम। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस अंधेरे में रोशनी की कोई किरण भी थी? बिल्कुल थी। कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई जिनका काम ही इस भ्रष्टाचार से लड़ना था। चलिए देखते हैं ये वॉचडॉग्स कौन है। तो देखिए, मोटे तौर पर दो मुख्य संस्थाएं हैं। एक है राष्ट्रीय स्तर पर सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो केंद्र सरकार की गतिविधियों पर नजर रखती है, और दूसरी तरफ राज्यों में है लोकायुक्त, जो आम लोगों की शिकायतों के लिए एक प्रहरी का काम करते हैं। और हाँ, जब ये संस्थाएं अपना काम ठीक से करती हैं तो उनका असर बहुत जबरदस्त होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक लोकायुक्त। 2011 में अवैध खनन पर उनकी एक रिपोर्ट ने ऐसा तहलका मचाया कि उस वक्त के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन इन वॉचडॉग्स का रास्ता फूलों से भरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। राजनीतिक दखलंदाजी, शक्तियों की कमी और हाँ, पैसों और स्टाफ की तंगी, ये सब अक्सर इनके हाथ बांध देते हैं और ये उतना असरदार काम नहीं कर पाते जितना इन्हें करना चाहिए। चलिए अब आज के दौर में आते हैं, जहां कुछ सुधारों ने एक नया और काफी विवादों से भरा चैप्टर शुरू किया है। साल 2003 में लगा कि शायद अब कुछ बदलेगा, पारदर्शिता आएगी, राजनीतिक चंदे पर टैक्स में छूट दी गई और ये जरूरी कर दिया गया कि 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी दान देने वाले का नाम बताना होगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा कदम लग रहा था, है ना? पर इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। और वो खामी ये थी कि पार्टियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ज्यादातर कमाई, लगभग 75% को 20,000 रुपए से कम के छोटे छोटे गुमनाम डोनेशंस के तौर पर दिखा दिया। और नतीजा, जो पारदर्शिता लाने का मकसद था वो पूरी तरह से फेल हो गया। फिर आया साल 2017 और सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, राजनीति में कैश के इस्तेमाल को कम करने का। जो कैश डोनेशन की लिमिट थी उसे 20,000 से घटाकर सीधा 2,000 रुपए कर दिया गया। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेच है। कैश डोनेशन की लिमिट तो कम हो गई, पर डोनर की पहचान बताने की जो लिमिट थी वो अभी भी 20,000 रुपए ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि दूसरे तरीकों से, मतलब नॉन कैश तरीकों से, अब भी बड़े बड़े गुमनाम डोनेशन दिए जा सकते हैं। और फिर एंट्री होती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। ये एक नया तरीका है जिससे कोई भी कंपनी या व्यक्ति बिना अपना नाम बताए राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है। मतलब पैसा तो बैंकिंग सिस्टम से जा रहा है, डिजिटल हो गया है, लेकिन पारदर्शिता वो कहीं खो गई।
दान कौन दे रहा है ये एक राज ही रहता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम ज्यादा डिजिटल तो हो गए पर कम पारदर्शी हो गए हैं? क्या ये एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने जैसा है? तो आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं? ये जो पारदर्शिता के लिए लड़ाई है, ये अभी भी चल रही है और ये कोई एक मोर्चे की लड़ाई नहीं है। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि भारत का सिस्टम कागज पर तो बहुत मजबूत और रेगुलेटेड लगता है, लेकिन असल में कानूनी लूपहोल्स और ढीले-ढाले नियमों की वजह से एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जहां सब कुछ चलता है। नियम तो हैं, पर उनका पालन हो ये जरूरी नहीं। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर नहीं लड़ी जा रही, अब ये एक ग्लोबल लड़ाई बन चुकी है। विदेशों में जो काला धन जमा है, उसे वापस लाने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। और इस सहयोग का असर भी दिखने लगा है। जब से स्विट्जरलैंड जैसी जगहों से ऑटोमेटिक डेटा मिलना शुरू हुआ, तब से अब तक 29,208 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये पारदर्शिता की इस लड़ाई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आखिर में हम इस एक बुनियादी सवाल पर आकर रुकते हैं, जब अपारदर्शिता यानी नॉन ट्रांसपेरेंसी ही ताकतवर लोगों के काम आती हो, तो क्या कोई भी सिस्टम कभी सच में पारदर्शी बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।